अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, इस वक्त फितना अल ख्वारिज के पाकिस्तान पर हमलों में तेजी आई है। मुख्तलिफ जगहों पर उनकी जानिब से हमले किए जा रहे हैं। दहशत गर्दी का वो मंबा कि जिसको अफगानिस्तान कहा जाता है, इस वक्त पाकिस्तान के हमलों की जद में रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान ने अपने बहुत से टारगेट्स अचीव किए हैं। वहां पर दहशत गर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाया गया है। खित्ते में भी बदलती सूरत हाल है कि जहां पर हम देखते हैं कि अमरीका ईरान पर हमले के लिए पर तोल रहा है। अमेरिका का ईरान को धमकी देते हुए यह कहना कि अगर ईरान ने हमारी बात ना मानी तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा, और उसके साथ साथ ईरान की जानिब से जवाब दिया जाना कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसका जवाब बहुत खतरनाक होगा और यह जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है। यह इस वक्त का इब्तदाई टॉपिक। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से भी बात करेंगे। पिम्स अस्पताल उनको ले जाया गया जहां पर उनकी आंख का इलाज जारी है और डॉक्टर्स ने उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है। इन सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल में मेहमान मौजूद हैं। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, उज़मा कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और सैयदा अकरबा फातिमा साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले इस वक्त बैनुल अक़वामी और ख़ासतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो हमला किया उसमें पाकिस्तान ने क्या अचीव किया है, कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जिनको अचीव किया गया है, कौन से ऐसे दहशतगर्द हैं कि जिनको निशाना बनाया गया है। बहुत शुक्रिया कियानी साहब, आपने इनवाइट किया। वेलकम सर। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो टारगेटिंग हुई है ये बड़ी वेल कैलकुलेटेड, वेल मेजर्ड और बहुत ही फोकस थी। ये मैं मिस इंफॉर्मेशन अगर कोई ये फैलाई जा रही है कि कोई रैंडम थी, ये नी जर्क रिएक्शन था, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ फ्रॉम वेरी ऑथेंटिक सोर्सेज कि ये बहुत दिनों से इनकी मैपिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रही थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस से वेरीफाई किया जा रहा था और रिकन्फर्मेशन की जा रही थी कि हम कोई फ्रेट्रिसाइड की तरफ ना जाएं। और जो टारगेट हम हिट करते हैं, ये जितने चंद एक टारगेट हिट हुए हैं, मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकता हूं कि यहाँ दर्जनों के हिसाब से टारगेट्स डेलिब्रेट होते हैं और फिर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस या ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटाइजेशन की जाती है और फिर वेपन सिस्टम इंटीग्रेट किए जाते हैं कि कौन से वेपन सिस्टम पाकिस्तान आर्मी इसको टेक ऑन करेगी, पाक फिजाइया करेगी, जॉइंट वेंचर होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन है। उसके बाद ये वेल थॉट आउट क्या इम्पैक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं उस पर मुनासिर करके वेपन्स का चॉइस किया जाता है। तो ये जो टारगेट अचीव किए गए हैं वो सारे के सारे नहीं थे जितने हमारे पास अवेलेबल हैं डाटा, ये मैं आपको बता सकता हूं। ये सिर्फ हमने एक मैसेज देना था इन दहशतगर्दों को और जो उनके पीछे हैंडलर हैं उनको कि ये पाकिस्तान इनको न्यू नॉर्मल नहीं लेगा। और न्यू नॉर्मल ले भी क्योंकि ये हमने जो 4000 के करीब पिछले सालों में जनाजे उठाए हैं वो बहुत वजनी थे। हमारे भी बहुत मासूम शहरी मारे गए और वहां पर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये औरतें थी, ये बच्चे थी। तो जो बारगाह में मारे गए थे वो कहाँ जंग लड़ रहे थे किसी बॉर्डर पर, ये जिनको वो शहीद कर दिया गया था वो भी मासूम लोग थे। वहां भी औरतें, बच्चे, रोजाना सड़कों पर, बाजारों में जो धमाके होते हैं। तो हमें ये सिर्फ एक मैसेज आउट किया है हमने। अभी ये इफेक्टिवनेस ये नहीं हम कह सकते कि हमने एलिमिनेट कर दिया, हमने अपना रिजॉल्व दिखाया है। अगर कहीं कंफ्यूजन था कि ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा, हम दहशतगर्दी लेते रहेंगे, हमने उसको हिट बैक किया बुनियादी। ठीक, अच्छा, ये भी बताइएगा कि कोहाट में भी दहशतगर्दों ने पुलिस वैन पर हमला किया और 5 अहलकारों समेत 7 अफराद शहीद हो गए और जनूबी वजीरिस्तान में शरपसंदों ने सरकारी स्कूल को भी बारूदी मवाद से उड़ा दिया है। तो इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का सिलसिला तो यूं लगता है कि एक दफा फिर से जोर पकड़ता हुआ नजर आता है। देखिए, इसको पहले हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इस तरह के जो काउंटर रिएक्शन आता है वो आता कैसे है। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि तालिबान ने 2 दिन पहले कहा था हम बदला लेंगे तो उन्होंने वहां से कोई दहशतगर्द भेजे होंगे, यहां उन्होंने धमाके शुरू कर दिए। ऐसा नहीं होता। होता यह है कि इस तरह की जो कुव्वतें होती हैं वो बहुत अरसा तक ऐसे ग्रुप्स को फंड करती हैं, यहाँ पे पहले क्रिएट करती हैं, फिर उनको सस्टेन करती हैं, फिर उनको इक्विप करती हैं, यानी उनको असला देती हैं और फिर उनको स्लीपर सेल्स की तरह लो लाए करने पर कह देते हैं, जो जाहिर है हमारे हो सकता है नेबरहुड में रह रहे हों, हमारे इलाकों में रह रहे हों लोग, और उनको नीड बेस पर ट्रिगर किया जाता है। तो हमारे लोगों को ये परेशान नहीं होना चाहिए कि कल उन्होंने कहा है और उनकी रीच इतनी है, उन्होंने पहले ही पेनिट्रेट किए होते हैं अनफॉर्चुनेटली। और जाहिर है इसी जमाने में
आजकल के ज़माने में जितनी मॉडर्न लाइफ हमारी हो गई है और बिजी लाइफ हो गई है, हमें अपने नेबर्स का वाकई नहीं पता होता, खासतौर पर बड़े शहरों में। जी छोटे शहरों में अगर आप जाएं जिनका ताल्लुक होगा वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि अगर 50 घर एक गांव में हैं तो एक शख्स आकर रहना शुरू कर दे तो लोग फौरन अगले दिन उसके पास पहुंच जाएंगे कि आप कौन है बिल्कुल और ठीक, कहां से आए हैं और क्या ऐसे ही है। करते हैं और आपकी फैमिली क्या है। तो ये होती है नेबरहुड वॉच। तो हमारे क्योंकि बदकिस्मती से अब नेबरहुड वॉच वाला और म्यूचुअल सर्विलेंस वाला रह नहीं गया, तो इसलिए इन दहशतगर्दों को हमारे ही दरमियान में आकर रहने का एक मौका मिल जाता है। हम्म, जी अच्छा, ठीक हो गया इस हवाले से। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बनती नजर आती है, जो ईरान और अमेरिका की सूरत हाल, अमेरिका जो है वो यकीनी तौर पर उसकी जो सूरत हाल है वो तो यही है कि हमने ईरान पर हमला करना ही करना है अगर वो हमारी बात नहीं मानता। लेकिन ईरान की जानिब से जो जवाब दिया जा रहा है कि पूरा खित्ता लपेट में आएगा। तो पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में कहां खड़ा है और इस हवाले से अब क्या होने जा रहा है? देखिए, हमारी जो पोजीशन है वो बहुत चैलेंजिंग है। उसकी वजह ये है, और मैं अक्सर कहूं, ईरान पर अगर हमला होता है और खास तौर पर अगर कोई हुकूमत भी टॉपल हो जाती है तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन पाकिस्तान को फेस करनी पड़ेगी। एक बात, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इस खित्ते में होने क्या जा रहा है, देखिए सबसे बड़ा स्टेक अमेरिका का जरूर है इस जंग के अंदर। और जो डिफरेंस है बुनियादी तौर पर, जिस हिम्मत और रिजॉल्व के साथ ईरान ने कम बैक किया है इस कन्फ्रंटेशन के अंदर। अमेरिका ने जब ये बैरी बेड़ा अब्राहम लिंकन लॉन्च किया था, जो तकरीबन 8,500 किलोमीटर 8 दिनों में सफर करके साउथ ऑफ जापान से डिप्लॉय किया गया। जेरार्ड फोर्ड जो अब निकाला गया, इसने वेनेजुएला को घेरा हुआ था, उसको अनहुक करके यहाँ भेजा जा रहा है। तो ये सारा कुछ पोस्चरिंग की जा रही थी। मेरा मानना यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट समझते थे कि ये डिप्लॉयमेंट से ही ईरान मरूब हो जाएगा। मैंने अपने एक चैनल चलाता हूं अपने नाम से, वहां मैंने एक डॉक्यूमेंट्री चलाई, उसका टाइटल ही यही था, व्हाई यूएस ईरान इज डिफरेंट एंड डेंजरस। उसकी मेन वजह ही मैं यही कहना चाह रहा था कि बुनियादी तौर पर अमेरिका ने यह समझा था कि शो ऑफ फोर्स और एक बहुत पॉजिटिव और कंफर्म अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के ख्याल के बाद ईरान कॉम्प्रोमाइज करने पर तैयार हो जाएगा। लेकिन इस दफा डायनामिक्स डिफरेंट है। जब जून 2025 में हमला हुआ था ईरान पर, तो शायद ईरान तैयार नहीं था और अमेरिका ने ईरान को उस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पर कंक्लूड करने के लिए उनकी मर्जी के मुताबिक 15 दिन दिए थे और तीसरे दिन हमला कर दिया था। यानी वो एक एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन था उसके अंदर ईरान के मुतालिक। और अभी भी अब जो है, ईरान ने 7 महीने जाया नहीं किए, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा रहा। ईरान ने बहुत ज्यादा मिलिट्री एक्विजिशन की है, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ मुख्तलिफ सोर्सेज से। उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदे हैं, उन्होंने सरफेस टू सरफेस मिसाइल खरीदे हैं, उन्होंने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स खरीदे हैं। उनके पास बहुत सारे सरप्राइज के एलिमेंट इस दफा हैं, जिसकी वजह से अमेरिका उनकी मैपिंग नहीं कर पा रहा। वो जून तक तो उनका डाटा जानते थे, उसके बाद चीन और रूस ने उनको मैसिव सप्लाई ऑफ आर्म्स किया है। और एक और बात मैं ऐड करता चलूं कि ये जो ईरान में पॉलिटिकल हालात और लोगों में जो अनरेस्ट हुई थी, उसमें एक कंट्रीब्यूशन जून की जंग की भी है। वजह ये थी कि जून में के बाद से ईरान ने मिलिट्री स्पेंडिंग एकदम इतनी बढ़ाई कि उनकी करेंसी डिवैल्यूएट हो गई, लोगों की बाइंग पावर खत्म हो गई, जॉबलेस बहुत ज्यादा हो गई। तो ये लोग वो भी थे जो सड़कों पर आए थे। तो सारे सड़कों पर आने वाले प्रो अमेरिका नहीं थे। एक मिसपरसेप्शन अगर या परसेप्शन क्रिएट हो रही है तो वो भी मैं समझा के क्लियर करता चाहूँ। तो इस वक्त अमेरिका, कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका इस वक्त खुद गेस मोड में है, इवैल्यूएशन मोड में है कि अगर हमने हमला कर दिया तो वॉर ट्रॉफी ले जाने की बजाय अमेरिका को खुद कोई एम्बैरेसमेंट ना हो जाए, और खास तौर पे अमेरिकी अड्डे जो यहाँ मौजूद हैं वो एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाएंगे ईरान के लिए, और डिपेंडेंट होंगे कि अमेरिका को वहां कितनी एम्बैरेसमेंट होगी। ठीक, आपने इस हवाले से हमसे तफसीलन गुफ्तगू की। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आप इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपसे मजीद भी गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त कुछ सियासी गुफ्तगू करना चाहते हैं और उसी हवाले से हमारे साथ उस्मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून की जानिब से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा। उस्मा साहिबा, क्या ज़रूरत पड़ गई थी रात की तारीकी में एक दफ़ा फिर से खान साहब को ले जाया गया वहाँ पर? अगर फैमिली मेम्बर भी शामिल कर लेते तो ये जो एक इज़्तिराब है और एक बेचैनी है ये ख़त्म हो जाती, मामलात कुछ बेहतरी की जानिब जाते, क्योंकि वो फॉर्म शॉर्म जो है वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं, लवाहिकीन मौजूद होते हैं, उनसे सिग्नेचर करवा लेना, सारा कुछ करवाना, तो उनकी तो एतराज़ात ही यही थे। लेकिन आप बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने मुझे इनवाइट किया। इस सवाल के जवाब से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो जंग
पूरी कौम इकट्ठे मिलके अपने इदारों के साथ अब लड़ रही है, उसमें इंशाल्लाह हमें कामयाबी होगी। और अफ़गानिस्तान जो इस वक्त बगल बच्चा बना हुआ है और प्रॉक्सी बना हुआ है भारत का, उसको मुंह तोड़ जवाब दे भी दिया है हमारी फोर्सेस ने, और इंशाल्लाह ताला आगे भी उनको सबक मिल गया है कि वो मेहरबानी करके किबला दुरुस्त कर लें, वरना उनके साथ अच्छा नहीं होने वाला। अच्छा, दूसरे अब आते हैं जी अपने सियासी माहौल पे। देखें, जितनी बेहतरीन इलाज मुआलजे की जो सहूलियात बानी साहब को दी गई हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी और कैदी को इतनी नहीं मिली। इनको डेली 5 से 7 स्पेशलिस्ट जो है इनका मुआयना करते हैं। अब इनकी जब बहन की मुलाकात दिसंबर में हुई थी, शुरू में उन्होंने आके बाहर मीडिया पे ये बयान दिया था कि बानी साहब बेहतरीन इस वक्त सेहत जो है उसके में एंजॉय कर रहे हैं और उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो ये कहना कि जी उनसे मिलने नहीं देते या उनका इलाज नहीं होता, ये बिल्कुल एक मुनासिब बात नहीं है। हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। अब आप देखें कि 74 इयर्स उनकी एज है, किसी ना किसी जो आँख की जो प्रॉब्लम है इस उम्र में हो ही जाती है, और वो कोई दिल का आर्जा नहीं है या कोई किडनी फेलियर नहीं है जो जानलेवा हो जाए। एक आँख की इन्फेक्शन है, और आँख की इन्फेक्शन जो है वो इतनी जानलेवा या इतनी उस तरह से उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस नहीं होती है कि जनाब उसके जान का ख़तरा पड़ जाए। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे बेहतरीन आई स्पेशलिस्ट जो हैं उन्होंने इलाज शुरू कर दिया है। अल-शिफा आई ट्रस्ट, पिम्स, तमाम जो स्पेशलिस्ट हैं वो वहाँ लेके उनको जाया भी गया है, और उनको जो इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं वो खुद उससे बड़े मुतमईन हैं। वो कह रही हैं कि मेरी आंख में बहुत बेहतरी आ रही है। पूरी रिपोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी गई है और पूरी पब्लिक भी हो गई है। अब इसको देखें, बात सारी ये है कि ये सेहत को एक सियासी हथियार बनाने की जो इनकी कोशिश थी वो अब फ्लॉप हो गई है, इसलिए क्योंकि सबको पता चल गया है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये जो बयानिया है पिट गया इनका, ठीक हो गया। लोग चूंकि वैसे तो इनके लिए निकलते नहीं है, इनका फ्लॉप दर फ्लॉप इनकी प्रोटेस्ट, कोई 35 प्रोटेस्ट कॉज तो ये अभी तक दे चुके हैं, ठीक है। कोई एक की भी पब्लिक ने पजीराई नहीं की। पंजाब में तो खैर 0/0 वैसे ही। तो अब इनके पास रोने पिटने के अलावा और यही अजहर सिद्दीक साहब हैं हमारे साथ, पूछ लेते हैं उनसे। सेहत के बहाने बना के बेल मांगनी और इस तरह की कहानियां अब इनसे आप सुनते जाएं। चलें, ठीक हो गया, इस हवाले से आपका पॉइंट आ गया। अजहर सिद्दीक साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर क्या तहफ्फुज़ात हैं आपके? सर आपको तो बेहतरीन इलाज मुआवजा मिल रहा है, बेहतरीन सर्जन्स हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जो सब वहां पर बानी के लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो आपके क्या तहफ्फुज़ात हैं? आखिरकार वो हैं तो जेल में ही। दहशत की फसल किसने लगाई, कटेगी कब? मासूम जान क्यों यूं गवाई गई है क्यों? लेकिन अफगानिस्तान के अंदर ये जो कुछ हालात और वाकयात हो रहे हैं ये हमें समझना जरूरी है, और इसके पीछे जो कसूरवार हैं उनको मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाना चाहिए। ये आज की नहीं लगाई गई याद, गुड तालिबान, बैड तालिबान, उसामा बिन लादेन ने किसको पैसे दिए थे, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। मोदी का जो यार था गद्दार था, एक एक चीज हमारे सामने मौजूद है। देखें, एक एक चीज जो है ना हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। और वो सब सारी चीजें सामने आ गई हैं तो फिर वक्त भी बता देगा, हालात भी बता देंगे, लेकिन तकलीफ दे बात जरा समझनी है आपने वो क्या है। हम आज अब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा तो बन गए, लेकिन बड़े मसाइल रहेंगे आपके लिए। आपने जो आपके नेचुरल अलाई हैं, चाइना ले लें, रशिया चले आप मानते नहीं है, लेकिन रशिया, अमेरिका और रशिया की जंग में हमने रूस को तोड़ के हमें मिला क्या? हमें इन सारे हालात में आज भी अगर हमने सोचे तो कब सोचेंगे? मैं जो देख रहा हूं, बड़ा अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए कि पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो, लेकिन बज़ाहिर हालात शायद जा ही उस तरफ रहे हैं। इसराइल की पूरी तवज्जो ईरान की तरफ है। अगर ईरान तक ये बात आती है तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किल हालात होंगे। तो ये कैसा वक्त है
कि जहां पार्लियामान में बैठकर इस सारे बातों पे डिस्कशन होनी चाहिए, डिटेल डिस्कशन आनी चाहिए और इन लोगों को मंतकी अंजाम तक लेके जाना चाहिए। अब आ जाए दूसरी बात की तरफ। देखें, दूसरी बात बड़ी बात है। एक बात तो बड़ी वादे तौर पर होगी कि जो कह रहे थे कि नहीं है, इमरान खान साहब की सेहत अच्छी है, अगर सेहत अच्छी थी तो अस्पताल में क्यों लेकर जाया गया? ये यानी इस कठिन और मुश्किल हालात में कि जहां मिलने में नहीं दिया जा रहा, यानी हम किसी अफ्रीका के मुल्क में रहते हैं और हमें इस लिहाज से तो इमरान खान की हुकूमत कमाल की हुकूमत थी कि इनको जेलों में तमाम सहूलियात, 26 मुलाकातें, अपना सुप्रीडेंट जेल के कमरे में मुलाकातें, ये मैं नहीं, ये साहबी और एंकर हजरात सारे कहते हैं जी। मैं तो पिटीशन दायर की थी कि इमरान खान का कमीशन बनाया जाए, वहां जाकर इमरान खान, बुशरा बीबी, तमाम कैदियों को इस्लामाबाद की जेल बनाने के लिए मैंने पिटीशन दायर की कि इस्लामाबाद की अपनी जेल होनी चाहिए। आज आपने देख लिया कि नौरीन बहन जो है वो नाला क्रॉस करते हो ना, यानी ये है इनकी कारकर्दगी। वो टिकटॉक पे तो नजर आते हैं आपको सारा, लेकिन हम आज भी समझते हैं कि इमरान खान साहब का जो इलाज है वो बिल्कुल हम मुतमईन नहीं है उसके हवाले से। जिस तरह हम कहते हैं हमारे डॉक्टर्स होने चाहिए, और कमाल की बात है वो जिस वक्त लेकर गए हैं कैमरे सारे बंद, कैमरे छीन लिए, अगर डर और खौफ नहीं था, सीसीटीवी फुटेज वो बंद कर दी, वो भी डरना किस बात का है? अगर लेकर गए थे, अगर कोई रिश्तेदार वहां आ जाते तो क्या अर्ज था? बाद में करने के बाद जो मर्जी आप दिखाते रहे, लेकिन चेहरा बेनकाब हो गया, पूरी दुनिया देख रही है। आप कहां तक छुपाएंगे? बात बड़ी बात है, इमरान खान सुरखरू हो गया है, उसने साबित कर दिया कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। अब क्या हो रहा है? अब तो दहशतगर्दियां हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ भी और इमरान खान के साथ भी। जो जुल्म अब नहीं वो समझना, ना समझे, वोट को इज्जत दो का नारा जमीन बोस हो गया। अब बेचारे क्या करें उनको, अब हालात इनके भी इतने अच्छे नहीं है, वक्त गुजार लिया इन्होंने, अब इंशाल्लाह आसान तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े, अब इनकी भी बारी भी है, परेशान फिर रहे हैं, क्या होना है? जहाज ले लें, 11 अरब का ले लें, अभी गद्दम जिस तरह से जो कुछ करने जा रहे हैं वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो कोई दूर की बात नहीं है, आपको ये सारा कुछ है ना वो रिकॉर्ड के ऊपर जो कहते रहे अब आ चुका। चले ठीक, इस वाले से आपका पॉइंट आ गया। उस्मा साहिबा, अब तो आपको एमक्यूएम भी ताने देने लगी है कि 80 सीटों वाला वजीर आजम, 180 सीटों वाला जेल में है। इसी पर आपके साथ गुफ्तगू करनी है, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के फौरन बाद यही सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मा कारदार साहिबा, नौरीन खान साहिबा जो हैं वो सीवरेज में उधर वो जो गड़ा खोदा हुआ था उसमें गिर गई। आपने तो फिर जगह जगह गड़े खोदे हुए हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत भी है, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है फिर खुद भी गिरता है। नहीं सलमान, बहुत अफसोस हुआ कि वो गिरी हैं, हमारे लिए वो काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन ये दिन दिहाड़े उनको पता था कि सामने ये सारी एक सीवरेज की लाइंस वगैरह जो डल रही हैं। ज़ाहिर है डेवलपमेंट का काम तो पूरे पंजाब में हो रहा है, और अब मरियम नवाज़ साहिबा की बहुत सख्ती से ये हिदायत है तमाम डिपार्टमेंट्स को कि आपने वाज़े तौर पे लिख के लगाना है, और वहाँ पे सब लगा हुआ है कि भाई यहाँ पे। और अब बस उनकी किस्मत में था कि तकलीफ़ थी उनको। हालांकि अगर मुझसे आप पूछें तो उनको ये इतनी बड़ी छलांग बिल्कुल मारनी नहीं चाहिए थी, थोड़ी एहतियात करनी चाहिए थी, थोड़ा सा ज़्यादा चल लेती, लेकिन साइड से अगर गुजर जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल हम दुआ गो हैं उनके लिए। इससे पहले शायद आपने एक और मुझसे सवाल पूछा था। जी बिल्कुल, एमक्यूएम के हवाले से हमने कहा कि एमक्यूएम की अपना सवाल खुद भूल गए। नहीं भूल नहीं गए, मैं चाह रहा था कि सिलसिला यहाँ से शुरू करें, फिर हम आते हैं उस पर। हाँ जी, देखें, जो एमक्यूएम हमारे जो है इत्तेहादी हैं और हमारे साथ कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो ये हल्की फुल्की मौसीकी उनके साथ चलती रहती है। जब उनको कुछ उनके मुतालबात होते हैं जो उन्होंने मनवाने होते हैं हुकूमत से, तो वो इस तरह की कोई थोड़ी बहुत एक प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं उनकी तरफ से आते हैं। पिछले अदवार में भी इसी तरह से आते रहे, लेकिन वो कहीं नहीं जा रहे हैं। हुकूमत बहुत मुस्तहकम इस वक्त वो तरीके से आगे बढ़ रही है। हमारे जो मईशत के जो जितने आपके इंडिकेटर्स हैं वो आप चाहे मूडी देख लें, फिच देख लें, ब्लूमबर्ग देख लें, सारे मुस्तहकम हैं। और जो है हमारी स्टॉक एक्सचेंज देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमारा डॉलर स्टेबल है, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, रेमिटेंसेस हमारी रिकॉर्ड हाई जा रही हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे 21 अरब पे पहुँच चुके हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई
घबराने की इतनी जरूरत नहीं है, एमक्यूएम कहीं नहीं जा रहा, हमारे साथ ही है। और दूसरे मैं एक आखिरी बात, वो मैं एक टिश्यू का डब्बा जरा अजहर सिद्दीक साहब को प्लीज मेरी तरफ से आप तोहफा दे दें। 2 साल रोते पिटते इन्होंने गुजार दिए हैं, अगले 3 साल भी रोते पिटते ही इन्होंने गुजारने, अपने आंसू शांसू पोंछने के काम आएंगे। तो इसलिए कोई मसला नहीं है। ये जो 45-47 का जो इनका जो एक गिरदान है, अब लोग उससे इतने तंग आ गए, उनके कान पक गए सुन सुन के, तो ये इनका कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन एमक्यूएम ने उसको ताना बना लिया। इनकी पार्टी तितर बटेर हो चुकी है, ग्रास रूट पे एग्जिस्ट ही अब नहीं करती है, सोशल मीडिया की पार्टी है, हर कोई अपने हिस्से बखरे कर रहा है, उसके मारूसियत अरूज में पहुंची हुई है। पूछ लेते हैं अजहर साहब से, जो वकील हैं वो सारे वो अपनी उनकी चांदी लगी हुई है। तो ना बानी साहब को किसी ने बाहर निकालना है और ना इस पार्टी का आगे कोई मुस्तकबिल है। चलें ठीक, अजहर साहब फिर टिश्यू का डिब्बा ले लें सर। आंसू जो है वो आपने पहुंचना ही है अब ये, क्योंकि अब एक जानिब हमने मामला देखे हैं, पहले टाइगर फोर्स थी, फिर पूरी पार्टी ने जोर लगा लिया, और अब रिहाई फोर्स। सर अब रिहाई फोर्स क्या कर लेगी? अच्छा, वो ना वो टिश्यू के डब्बे में मैंने मिर्चें लगा के ना जाती उमरा भेज दिया, वो आज उन्हें मिल गया हुआ है। और जैसे ही वो टिश्यू का डब्बा खोलेंगे तो आप देख लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा आपको भी। चले अब आते हैं हकाइक की तरफ। जी देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। हाइब्रिड निजाम था कि कोई तजर्बा नया, जमहूर का चिराग मगर जल ना सका, कुर्सी बची रही तो मसाइल बढ़ते गए, अवाम का सवाल मगर हल ना हो सका। सड़कों पे देखें आज कौन है, हम तो नहीं कह रहे, आप और देख लेना, महंगाई कहाँ जो बताया जा रहा है डबल फिगर में, सिंगल फिगर में, लेकिन हर एक को पता है। अब तो वो 96,000 रुपए वाला जो ट्वीट है उसने सारा कुछ इनका आपने निचोड़ के रख दिया। आज बिजली कहाँ है, गैस कहाँ है, तालीम मुफ्त कहाँ है। हाँ मैं भूल जाता हूँ कि 11 अरब रुपए का जहाज हो, अब शायद आपको पता नहीं है कि बेरोजगारी यानी वो अपना नोट निछावर करने के लिए इस्तेमाल होगा। सर नून लीग का ये दावा है कि जो मंशूर था हमने सब पूरा कर लिया। अच्छा, मैं चैलेंज करता रहता हूँ और हर दौर में मैं चैलेंज करता हूँ, कौन से मंशूर की बात कर रहे हैं। अगर मंशूर की बात हो रही होती तो आज मुल्क में तरक्की हो रही होती। आज देखिए ना, डॉलर कहाँ खड़ा है अभी, कभी वो अच्छा हम पता नहीं इकोनॉमी को जोड़ते हैं किसके साथ, जब स्टॉक मार्केट अच्छी है। अच्छा, कितने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जरा ये भी करेगा कभी वर्किंग करके। डॉलर को छोड़ दें, इस टाइम सब ट्रम्प साहब जो हैं वो ही तर्जुमान बने हुए पाकिस्तान के, वो जो आप उनकी गुफ्तगू सुन लें सर, वो बड़ा जबरदस्त बात है ना। वो आपको पता है ना कि जब कोई काम लेने हो ना, वो खुशामद होता है ना, खुशामद। अच्छा, हम इसमें बड़ा खुश हैं कि जनाब हार पहना दिया, गले में ले गया, प्रोटोकॉल मिल गया। ओ भाई, पाकिस्तान को क्या मिला है बताए ना, कोई एक चीज ऐसी बताए यहाँ पर। फायदे देखिए इंडिया के साथ हो रहे हैं, फायदे कौन ले रहा है, सबको पता है कि फायदे भाई आप ये। अच्छा, हमारा मसला ये है ना, वो पंजाबी में कहते हैं पिंडो बत्तियां वेखन चले जाओ ना, तो वो जब बंदा जब बत्तियां देखा जाता है बड़ा खुश होता है, पेंडो होता है ना, वो इसी में बड़ा खुश हो जाता है कि बत्तियां नजर आ रही है। हमें ये लाइटें नजर आके ना, इससे मसला नहीं हल होना। जो 22 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, जरा उस पर देखे ना रोल ओवर कितना पैसा है। 6.2 डॉलर के जो है ना आपके जो लोकल लोगों का पैसा है, 11 बिलियन डॉलर जो है वो आपका रोल ओवर है, और हार्डली आपके पास सिर्फ एक 2 बिलियन डॉलर या 1.5 बिलियन डॉलर के करीब बनता है आपकी मुआशी। बताए ना। अच्छा जी, ये बता दें कि कितनी बड़ी इंडस्ट्रियां लग गई है यहाँ पर। यहाँ कॉटन की इंडस्ट्री यहाँ तबाह होगी, एग्रीकल्चर में आपने सत्यानाश कर दिया, आपने सर्विस सेक्टर का भट्टा बिठा दिया, जो आपका रियल स्टेट सेक्टर था वो पिछले अच्छा कब से अच्छा मैं आपको भूल गया। मैं एक चीज बड़ी जबरदस्त मैंने बतानी थी आपको, वो जरा मैं आपके सामने रखी, तो बड़ी मजेदार मैंने चीज ढूंढी हुई थी। आपको पता है ना, एक बार मौका मिला ना, हम अवाम की तकदीर बदल देंगे। मैं शुरू करने लगा। 1981 वजीर खजाना नवाज शरीफ, 85 वजीर आला पंजाब, 88 वजीर आला पंजाब, 1990 वजीर आला पाकिस्तान, 1997 वजीर आजम पाकिस्तान, 1997 वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ,
2008 वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, 2009 वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, 2013 वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ, 2013 वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, 2022 वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ। आप जरा 2022 हमजा शरीफ, 2024 वजीर आला मरियम सफदर और 2024 वजीर आजम शहबाज शरीफ, यानी 1981 से लेकर आज तक इस सर मुल्क की पॉपुलर तकदीर उन्होंने होंगे तो बदली सर है। तभी लोग उनको मुंतखब कर लेते हैं सर। हाँ, मैं वही ना, वो पॉपुलर आपको पता है हमारे यहाँ कौन होता है? हमारे यहाँ जो 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 आपको पता है गेट नंबर 4 पे मैं तो नहीं, वो आप देखा नहीं था छुप के जाते थे, आपको पता है, याद होगा आपको कि जियाउल हक को रूहानी बाप कौन कहता था? पॉपुलैरिटी तो आपके पास ये है ना, जो वोट को इज्जतों का नारा अगर लगाया होता ना, आज भी मैं दावत देता हूँ सर ऐसी बातें तो शहरियार अफरीदी साहब भी करते रहे हैं सर। वो चले, वो तो शहरियार अफरीदी तो एक बेचारा वजीर था ना, मैं तो उस खानदान की बात कर रहा हूं ना, जो 1981 से इक्तदार के अंदर है और आज भी कह रहा है सीखना है। लैपटॉप बांट रहे हैं, 25 साल लैपटॉप ही बांट रहे हैं। ओ भाई लैपटॉप की फैक्ट्री लगा छोड़ो यार, कम से कम यहाँ बैठकर लैपटॉप बन चुके होते, कोई बैठकर आप यहाँ खुदारा यार इस मुल्क को। मुझे ये बता दें, आपको पता है हमारे यहाँ ज्यादातर गाड़ियां अगर आ रही हैं तो सारी चाइना से बन के आ रही हैं। यहाँ पर आप बैठकर कोई ऐसी एक चीज, ऐसी इंडस्ट्री बताएं, वजह क्या है? आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी है, आपके यहाँ टैक्सेशन का रेट बहुत ज्यादा है, लेबर बेचारी की हालत क्या है, ये रियलिटीज की बात है, ये मैं नहीं कह रहा। ये जो मायरे मुआशरत है ना, ये उनकी बातें, हमने तो सिर्फ आपको बताना ये है। बिल्कुल ठीक, वजह ये है कि इससे निकलना कैसे, इससे निकलने के लिए ना आपके पास हल क्या है? हाइब्रिड निजाम और ये जो अपना सहारे ये छोड़ दें, मुल्क में जमहूरी बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया, और ये जमहूरी नवाब की तरफ आगे देखिए फिर क्या होता है। बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया। उस्मा साहिबा, फायरवॉल बंद कर दी है या अभी चल रही है? अगर बंद कर दी है तो क्या सब कुछ अच्छा हो गया है? क्या जो आपके तहफ्फुज़ात थे पीटीआई के हवाले से या बाकी लोगों के हवाले से सब दूर हो गए? इस पर बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के फौरन बाद। वेलकम बैक न्यूज स्पेशल में एक दफा फिर से खुश आमदेद। उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मा साहिबा, फायरवॉल की बात कर रहे थे, क्या अब सब कुछ अच्छा हो गया कि फायरवॉल बंद की जा रही है? क्या आपके जो तहफ्फुज़ात थे पीटीआई के हवाले से या बाकी जो लोग जिनके हवाले से फायरवॉल को मुतहर्रिक किया गया था, क्या वो सब दूर हो चुके? आपको तो खुश होना चाहिए कि हुकूमत जो है वो जो है फायरवॉल हटा रही है, तो इसमें मेरे ख्याल में गिला करने की तो कोई बात बनती नहीं है। इसका मतलब है कि जो लोग जो रियासत के खिलाफ जहर उगलते थे बैठ के सोशल मीडिया पे, हम ये देख रहे हैं उन पे लगाम डालने का तोड़ निकाल लिया गया है। हम तो क्रेडिट दे रहे हैं आपको कि आपने बहुत सारे अकाउंट्स जो जहर उगलते थे रियासत के खिलाफ, रियासत के इदारों के खिलाफ, जो नुकसान पहुंचाते थे पाकिस्तान को, उनका किबला जो है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त करवा दिया गया है। तो अब इसे फायर वॉल की इसलिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। दूसरे ये जो आपके मेहमान बैठे हुए हैं टिशू के डब्बे के साथ साथ ना, इनको थोड़े से बादाम भी भिजवा दें, थोड़ा सा हाफजा इनका कमज़ोर हो गया है। ये गेट नंबर 4 की बात कर रहे थे, तो मैं इनको याद दिलाती चलूँ कि वो जो वन पेज का मंत्रा था, जो कान पक गए थे हमारे 4 साल सुन के, और जो कहा जाता था, जो बानी साहब खुद फरमाते थे कि मैंने कोई कानून पास करना हो तो मुझे उनकी तरफ देखना पड़ता है, मुझे बजट पास करना हो तो मैं उनसे हेल्प मांगता हूँ, मुझे चेयरमैन सेनेट बनवाना हो, जब मेरे पास नंबर ना गेम ना हो तब मैं उनकी तरफ देखता हूँ। तो ये गेट 4 की कहानी इनके मुंह से जो है ना सजती नहीं है इनके ऊपर। तो ये मेहरबानी करके थोड़ा सा ना ये अपना एहतियात किया करें। ये जनरल फैज़ और जनरल पाशा को ज़रा याद कर लिया करें, जो बैठ के अब जेल भी भुगत रहे हैं, जो इनके कारनामे थे, जो ये स्टेट विद इन स्टेट बनाने का इन्होंने पूरी साजिश की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और दूसरे ये भी मैं याद दिलाती चलूँ कि इनके ज़माने में पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होकर रह गया था, सीपेक 2 बंद हो गया था, रशिया के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब, सऊदी अरेबिया के साथ ख़राब, अमेरिका के साथ ख़राब। इन्होंने तो हमें किसी जगह छोड़ा ही नहीं था पाकिस्तान में, इतना इन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया था। और इन्होंने अपना मंशूर की ये बातें करते हैं, इनसे तो अपना मंशूर जो था कंट्रोल नहीं हुआ, एक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, उनसे तो ना अपनी पार्टी कंट्रोल हुई, अपने ख़ानदान को, अपनी घर वालियों को ही कंट्रोल कर लेते, तो हम कहते बड़ा तीर मारा है। एक उनको मिले तो बुज़ार जैसे लोग, वसीम अकरम प्लस जैसे लोग, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का, जिनकी जो
करप्शन के जो किस्से थे वो आज तक जुबान ज़दे आम है। वो फरागोगी किधर गई, वो गुज्जर किधर गया, वो अरबा रुपए लेके जो भाग गए। बिल्कुल तो ठीक। ये इनको ये जो है ना, ये सचता नहीं है इस तरह से बातें करना। ये थोड़ी जमीनी हकायक अपने सामने रख के बात किया करे, पॉइंट आ गया आपका बात सवाल किया करे जिसको ये सहार सकते हैं। जवाब ले लेते हैं अजहर सिद्दीक साहब। गलतियां तो वाकई आपसे बहुत सी हुई हैं, और आप बानी को कैसे रिहा करवाना है, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी में जो इस वक्त हालात हैं, एक कशमकश की सूरत हाल है, तो क्या लाहे अमल है बानी की रिहाई के हवाले से? मैं ना असल में ना यार, देखिए मेरी बात सुनिएगा। अब पाकिस्तान में एक ना प्रोडक्शन हाउस है, शरीफ खानदान का काम ही यही है। कभी वो मोदी को चूड़ियां पहनाना, या सॉरी मोदी से ली चूड़ियां पहनना, और साड़ियां, आमों की पेटियां, और आजकल आपको पता है वो एक टिकटॉकर है, वो आसपास पड़े रखे होते हैं लोग, कैमरामैन पता नहीं दिखा रहे हैं ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन याद रखिएगा, कहानियां मसला प्रॉब्लम यहाँ पर, ये आजकल बादाम मिल नहीं रहे हैं यहाँ पर ना। मैं कोई ना बादाम की फसल लगवाई है, और बहुत जल्द तकसीम करूंगा मैं, खास तौर पर नून लीग के दोस्तों में ना, और साथ साथ थोड़ा सा ना इनके लिए कोई मुहज्जब। देखिए बुनियादी तौर पर मैंने ना बादाम की फसलें उगाई हैं जी। और मैं वो बादाम की फसलें बड़ा तोहफे के साथ मैं दूंगा। साथ मैंने ना कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू आपका राब्ता हमसे मुनक़ते हुए, बादाम की फसलें आ रही हैं आपके लिए भी। वो कह रहे हैं कि हमने भी कोई कसर नहीं छोड़नी, आपको भी सब कुछ याद करवाना है और याद रखवाना है। देखें, सबसे बड़ी जो फसल है वो तो झूठ की फसल है, जो इनकी वाह जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो ये झूठ के पाँव तो कोई होता ही नहीं है, तो इसलिए इनका ये जो भी बयानिया होता है वो पिट जाता है। ये इन्होंने सोशल मीडिया पे एक उबाल आना होता है, उस पर ये बयानिए बनाते हैं, सारे बयानिए अडियाला से निकलते हैं। वो उनको रात को भी ख्वाब में भी पीएम की कुर्सी नज़र आती है, उसके बगैर वो नहायत गमगीन हैं। वो कहते हैं कि बाकी सारे जाएँ जो मर्जी करें, मुझे मेरी कुर्सी जो है ना वापस चाहिए, मुझे एनआरओ दिलवाएं और बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तो अब इन हालात में इनके अपने एमएनए, इनके अपने एमपी वो भी रो रहे हैं, वो भी तंग आए हुए हैं, उनको ये कोई काम नहीं करने देते, उनको साइडलाइन किया हुआ है। सिर्फ जो सोशल मीडिया के जिब्रान इलियास टाइप के लोग हैं, अजहर माशवानी टाइप के लोग हैं, फिर इधर इनकी बहनें हो गई हैं, फिर इनकी मुर्शिद साहिबा है, बस वो कंट्रोल करते हैं पार्टी। वो बेचारे जो सीएम केपी थे वो भी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद अब मुझे लगता है तीसरा आने वाला है। तो ये बिल्कुल ठीक है, सियासी मंजरनामा खत्म हो गया पीटीआई में। अब ये जत्था बन गया है जो एक दूसरे की टांगे खींच रहा है। अजहर साहब से बस एंडिंग में पूछ लेते हैं। जी अजहर साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कर रहे थे, सर बताइएगा। यार देखिए, मुझे दुख और अफसोस होता है कि यार मैं भी सुन रहा होता हूँ ना, कान पक जाते हैं हम सब लोगों के, हिम्मत होती नहीं है। कबूतर उड़ाना और इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। यानी मैंने तो पूरी हिस्ट्री बता दी, आ जाए ना, आ जाए कोई रेफरेंडम रख लेते हैं, आ जाए कोई इलेक्शन करा लेते हैं, इसमें परेशानी की क्या बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने तारीख से सीखा नहीं है। हम अगर तारीख से सीखते तो आगे निकल जाते ना। हमने क्या सीखा, हमने कुछ लूट मार, यानी इल्जाम लगाते हैं फराज शहजादी के ऊपर, कितने करप्शन के केसेस बना लिए, उस्मान बुज़दार पे कितने बना दिए। इनके तो है ना, आज भी मनी ट्रेल नहीं था इनके पास, एबल का, हाइड पार्क का बता दे, यानी फैक्ट्रियां लगाने का। वो आपको याद है, मैं वो कैलबरी फाउंड अगर याद कराऊं तो बुरा लग जाएगा। फिर वो अपना गोडाउन खच्चरों पे लेकर गए थे दुबई से, वो लेकर गए थे सऊदिया, और सऊदिया की फैक्ट्री में कौन से इंडियन मुलाजिम थे। वो मुनासिब नहीं लगता ऐसी बातों को कहते हुए। लेकिन याद रखिएगा, इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है ना, तो इन माफिया से जान छुड़ानी होगी। कि इन माफिया ने जो इतने सालों में इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है ना, यानी मौरूसी सियासत की बात करते हैं, चाचा, मामा, ताया, भाई, बहन, अभी तो वो आपको पता है वो दामाद भी आ गया, आपको पता है, नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन वो सारे यानी खुदारा, ये पहले होती थी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फिर उन्होंने जाती उमरा लिमिटेड बना लिया। आज भी अगर देखा जाए 56 कंपनियों मैंने चैलेंज की थी, आज भी अगर देखा जाए, यानी इनके पास, यानी वो कई लोग टीवी में आकर बैठ जाते हैं, उन बेचारों को पूछते कोई नहीं है। कोई वजीर मशीरी बना ले, चले उनको जूते पॉलिश करने नहीं आते तो कोई बात नहीं है, कोई अच्छी मुलाजमत दे छोड़े आप, कम से कम उनका इज्जत और वकार बढ़ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं है ना, जो जाती उमरा के अंदर लोग रहते हैं,
वही लोग आगे जा सकते हैं। अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला दे इनको यार, जी। बड़ी हिम्मत है इनकी कि बेचारे बेचारे सारा दिन डिफेंड करते रहते हैं, रात घर जाते हैं। और मुझे तो वो दिन भी याद है कि जब वो असेंबली हॉल के हवाले से जब वो बातें की ना, तो मैंने तो ही बातें की थी ना, किसी ने कोई बात कही वहां पर इजहार किया खुशी का, तो इन्होंने अपने जिम्मे ले लिया कि आपने उनके बारे में बात की। मैं तो आज भी नाम नहीं ले रहा उनका, बिल्कुल मैं तो आज भी नाम नहीं ले रहा उनका। उनका नाम जिसको पता है, हर एक को पता है। खुदारा हिम्मत और हौसला दे इनको, बहुत जी। हो गया है। अब बेचारे 4 साल वक्त गुजार लिया है, अब जी। जाने की बारी है। अब इनका वजीर जी, आजम पैक ठीक। करके घर बैठा होगा, आगे कोई पीपल्स पार्टी बिल्कुल का आने ठीक। वाला उस्मा है, साहिबा कुछ तो कहना कोई चाह रही हैं जरूरी अजहर है, साहब? जब बैठकर मैं मौत सिर्फ करें। 30 सेकंड्स है लास्ट मेरे पास, इसमें जवाब दे दें। मुझे अजहर सिद्दीक साहब के इज्जत और विकार की बहुत फिक्र है। ये सारा दिन बैठ के डिफेंड करते हैं बानी साहब को। आज तक इनको ना कोई टिकट मिला, ना कोई इनको जी, मैं उन्होंने तो घास करूंगा ना। डाली। तो ये मैं तो बेचारे जो है करूंगा ये ना, ना मैंने किसी मेरी गिनती बात शुमार सुनिए, में तो है मैं ही नहीं, झूठा अपना आदमी वक्त नहीं पता हूँ। नहीं क्यों जाया मैं करते झूठा रहते आदमी नहीं हैं। हूँ, शायद याद इससे मेरे रखिएगा। ख्याल में इनको वकालत, इनकी याद वकालत ही रखिएगा, चमक जाए, झूठा क्योंकि आदमी बाकी भी लोगों झूठे की के तो पाँव नहीं होते। वकालतें जो तो बहुत सफाइयाँ चमकी देती हुई फिर रही हैं। हैं, पूरे सफाइयाँ दुआ करती पूरी फिर रही हैं, पीटीआई जो है सफाइयाँ वो देती फिर रही हैं, वकीलों के करती फिर रही है। अल्लाह ताला आपको हाथ हिम्मत और हथे हौसला चढ़ी दे। हुई है। हमारे सबको भाई का टिकट मिल वो गए, पता इन नहीं बेचारों कैसे को बर्दाश्त किसी ने कर लेते टिकट नहीं होंगे दिया। हमारे भाई तो आपको। अल्लाह मुझे ताला बहुत आपको हमदर्दी उनको है हिम्मत इनके और हौसला साथ। दे। मेरा जो गम इतना फिक्र फाका ना झूठ किया उनके करे। उनके मैं बेचारे के अल्हम्दुलिल्लाह कान पक चीफ जाते होंगे मिनिस्टर की बेचारे के फोकल यार। पर्सन हूँ बड़ा पोलियो बड़ा दुख और एरेडिकेशन अफसोस में होता है, पूरी बहुत दुख पंजाब और में। अफसोस होता है। उन्होंने कोई मुझे नहीं, वो कोई नहीं, इज्जत हिम्मत दी करे, है। हिम्मत तो करे, आप गम ना खाएं हिम्मत करें, और हिम्मत खार भी करें, ना खाएं। चले, हिम्मत करें, ठीक। हिम्मत करें, तसल्ली हिम्मत रखें, करें, जी, हौसला बिल्कुल। हिम्मत रखें, करें, हिम्मत प्रोग्राम रखें। की अब हिम्मत एंडिंग करें, करनी हिम्मत है, करें। ठीक। आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू आ गए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल, खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान की बदलती सियासी सूरत हाल के हवाले से एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।